तो स्वागत है आपका इस लेक्चर 9 में। टॉपिक चल रहा बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। टोटल 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, आज एक चौथा पार्ट है इसका। एक कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता होगा पॉज करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर को के लिए आपको मार्क करना है अपनी कॉपी में फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20, ठीक है। 1 to 20 मार्क करना है। क्रेडिट सिस्टम का ध्यान में रखना है आपको। और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोल रहा है match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। ठीक है। चंद्रप्रभा की नियरेस्ट टाउन कौन सा है चंद्रप्रभा के? तो याद कीजिए, चंद्रप्रभा जो है यूपी के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। तो चंद्रप्रभा चंदौली के आसपास कौन है इन सब में? चंदौली के आसपास है वाराणसी, बनारस, है ना। तो ए का हो गया 4। ए का 4 देखो कहाँ पे है, ए में है और सी में है। तो या तो ये होगा या तो सी होगा। बाकी करेरा नहीं पता, ठीक है। जैसा मंद मंद ये भी नहीं पता। नाहरगढ़ तो सभी को पता है, जयपुर में है, राइट। नाहरगढ़ फोर्ट, राइट। तो डी का कौन सा होगा? ए 1 होना चाहिए। तो डी का 1 हो गया। तो डी का 1, डी का 1 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? ऑप्शन सी। देखो अगर हमें केवल 2 ही पता है तो ऐसे भी आंसर हम निकाल सकते हैं। तो 4 2 5 1 मतलब 4 2 5 1। अब ध्यान से देखो, अब सबको देख लेते हैं। ये जो है चंद्रप्रभा चौथा, मतलब चंदौली में मैंने बताया तो वाराणसी के पास है। करेरा दूसरे के पास है, मतलब झांसी के आसपास है। देखते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है एग्जैक्ट। जैसा मंद या जैसा मांद ये पांचवा, मतलब उदयपुर के आसपास है। नाहरगढ़ सबको पता है, जयपुर। तो चारों के चारों हमने देख लिया। आसपास देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता है, मैंने बता ही दिया आपको, चंदौली में स्थित है, जो कि है डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश नियर वाराणसी। अगला है करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोकेटेड है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पे हो? झांसी के आसपास। जैसामानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता ही दिया, उदयपुर। और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे? जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 20% ऑफ इस जियोग्राफिकल एरिया। ये कब का है? 2005 का है ना। तो अभी इसको करने का कोई जरूरत नहीं। बस ये ध्यान में रखना है कि नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम एम एट ब्रिंगिंग 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द इंडिया अंडर 3 फॉरेस्ट कवर। तो बिल्कुल सही है, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। अब वैसे भी अभी डेटा आप सोचो कि 2025 चल रहा है ना। तो 23-24 में लेटेस्ट डेटा है हमारा इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो उसको हम देखेंगे, इसको थोड़ा ना देखेंगे, है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, पहला गलत है। एक्सप्लेनेशन देखने की कोई जरूरत नहीं। सेकंड ऑप्शन इंपॉर्टेंट था, हमने देख लिया, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था, देख लिया। अगला बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो देखो अगस्त मलाई मलाई भी है, नीलगिरी भी है, पंचमढ़ी भी है ना, लेकिन नल्ला मलाई नहीं है। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, है ना। 18 कौन कौन से, ये पूरा का पूरा लिस्ट मैंने दे दिया, आप देख लेना एक बार अच्छे से। उसमें से नल्ला मलाई जो है नहीं है, ठीक। ओके, नीलगिरी है ना। डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है वो भी है, एरिया कितना है, और लोकेशन कौन कौन से स्टेट में है, जैसे पार्ट ऑफ वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर एंड मधुमलाई। ठीक है, ये सारे के सारे नीलगिरी, नंदा देवी एक बार देख लेते हैं जस्ट नाउ। आप डिटेल में पूरा पूरा पॉज करके अच्छे से एक एक चीज देख लेना, है ना। नोक रेक कहाँ पे है? मेघालय में है, पार्ट ऑफ गैरो खासी जयंतिया। अच्छा, नंदा देवी कहाँ पे था? उत्तराखंड में। और नीलगिरी कहाँ पे था? आपने देख ही लिया कहाँ, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, तीनों मिला के। तो नीलगिरी तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, नंदा देवी उत्तराखंड, है ना। और नोकरेक कहाँ पे? मेघालय में। ग्रेट निकोबार, निकोबार में ही, अंडमान निकोबार, है ना। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? तमिलनाडु में है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। मानस, मानस आपको पता ही है, आसाम में। सुंदरबन, सुंदरबन भी आपको पता है, वेस्ट बंगाल। सिंपली फॉल उड़ीसा। डिब्रू साइकोवा, है ना, ये भी कहाँ? आसाम में। दिहांग दिबांग ये भी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, है ना। और कंचनजंगा सिक्किम। अगस्त मलाई केरला और, ठीक है, केरला में। और अचानक कमर अमरकंटक ये है छत्तीसगढ़ स्टेट में। कच्छ पता ही है सबको, है ना, गुजरात। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट का कहाँ पे? हिमालय प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। और सेचलम, सेसचलम हिल्स ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। और पन्ना, पन्ना की तमन्ना, ओके, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है।
तो आई होप ये सारे के सारे 18 आपको क्लियर हो गए होंगे कौन कहाँ पे है। तो इसमें कौन सा नहीं था, हमारा नल्ला मलाई नहीं है, बाकी अगस्त मलाई भी है, नीलगिरी भी है, पांचमढ़ी भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा मैच 1 with 2, है ना। ये है नेशनल पार्क और नियर बाई टाउन। उस टाइम पे नियर बाई टाउन पूछने का बहुत क्रेज था और इसीलिए दो दो क्वेश्चन देखा, है ना, हमने देख लिया। तो इसको आप कर सकते हो, कैसे करोगे आप ध्यान से समझो। कि बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये तो गोवा में है, मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और कंगर घाट नेशनल पार्क, कंगर घाट नेशनल पार्क, ओके ठीक है, नहीं पता। ओरांग सेंचुरी, ओरंग ओरांग सेंचुरी है ना, ओरांग सेंचुरी ये भी नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। उस कोठी नेशनल सेंचुरी, सॉरी उस कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उस कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो उड़ीसा के आसपास है, तो उड़ीसा ले लेते हैं। पहला मतलब कि ए का 4 डी का 1 देखते हैं। ए का 4 डी का 1, अच्छा डी ऑप्शन हो सकता है, और 4 और 3, ठीक है बी ही ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी देख लेते हैं 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि ये नियरेस्ट टाउन है ना, एग्जैक्ट टाउन नहीं है। तो देखते हैं। बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन गोवा एंड कवर्स एन एरिया ऑफ इतना कितना, करीब 8 किलोमीटर बस, ठीक है। एरिया है तो 8 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, गलत दिया है, मतलब किलोमीटर जस्ट दिया है, किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, है ना। इट इज पैराडाइज फॉर नेचर लवर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली स्मॉल जू। अच्छा एक बात बताओ, ये कब का क्वेश्चन है, 2005 का है, अभी चल रहा 25, तो सोचो 20 साल हो गए, तो बहुत सारी चेंजेस हो गए होंगे, इसलिए जस्ट लोकेशन देखो, क्योंकि लोकेशन तो चेंज होगा नहीं, है कि नहीं। कंगर घाट नेशनल पार्क, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक को हम अभी ध्यान में नहीं देंगे, केवल और केवल लोकेशन देखेंगे। कंगर घाट नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में है, ओके। अगला ओरांग नेशनल पार्क जो है आसाम में है, ओरांग नेशनल पार्क, ठीक। और उत्कोस्थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स ऑफ इंडिया, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, विच ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड पूछ लिया, कब पूछा था, 2003 में, क्या अभी रिलेवेंट है, क्या है, नहीं है, लेकिन फिर भी अभी का हम देख लेंगे। अभी जो है क्रोकोडाइल और एलिफेंट दोनों के दोनों वुलनरेबल है आई थिंक, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों का आईसीएन स्टेटस चेक करोगे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कुछ तो काम आप करो, है कि नहीं। सारा आगे अगर अब स्पून फिटिंग हो जाएगा आपको तो आदत पड़ जाएगी, और अपने से जो मेहनत करना आप भूल चुके हो वो याद भी नहीं आएगा कभी, राइट। चलो इसलिए आप इसको कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि बात है 2003 की, अभी क्या ही करेंगे जान के, है कि नहीं। ओके, तो लेकिन ये फैक्ट्स है, इसको ध्यान में देखना है कि एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ये एशियन है और ये अफ्रीकन है, साइज में ऑब्वियस है, अफ्रीकन थोड़ा बड़ा होता है, एशियन थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पहले को मैच करना है दूसरे से। इंडियन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज और साइंटिफिक नेम, कौन इतना याद रखता है ना। तो इसको आप बस ध्यान में रखो, क्या ही कर सकते हैं इसका, है ना। तो ध्यान में क्या रखना है कि इसका आंसर आंसर क्या क्या है। इसका ऑप्शन बी बोल रहा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी क्या बोल रहा, 3241, तो 3241। अब एशियाटिक वाइल्ड एस को तीसरा है ना, इक्वस हेमियोनस बोलते हैं, बाकी बारहसिंगा को दूसरा क्या, कार्वस डुआक्सेली बोलते हैं, बाकी चिंकारा, चिंकारा तो अभी हमने देखा था, चिंकारा देखा था, गेजेल बेनेटी, याद करो, गेजेला बेनेटी है ना चिंकारा। तो सी का चौथा, ऐसा कर सकते थे, अब सी का चौथा तो 50-50 पे पहुंच जाते हैं ना, या तो बी या तो सी, राइट। और नील गाय को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोसेलाफस टेगो कैमलस, है ना। याद कर लेना, कैसे करना है देख लो, बार बार लिख के, है ना, पढ़ के। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। और कोई भी है क्या, नहीं, पुराना है इसलिए हम जो है ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द फर्स्ट मरीन सेंचुरी इन इंडिया विथ कोरल रीफ्स, mollusks, dolphins, tortoise, and various kind of seabirds within its bounds have been established in, देखो 1982 में किया गया था, कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रख लेना। तो कब किया गया था, सॉरी 1980 से लेकर 1982 तक किया गया था नेशनल पार्क। फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क वेर क्रिएटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक। नेक्स्ट, द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया, बताया अभी ऊपर हमने डिस्कस भी किया, कितना था, 33%, कम से कम इतना होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, अ ट्री स्पीसीज इन मॉरिशस
failed to reproduce because of the extinction of a fruit eating bird. Which one of the following was that bird? कब की बात है? 1998 की है ना, 27-28 साल पहले की। तो वो बर्ड थी डोडो। ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि एक ट्री स्पीसीज उगाने में प्रॉब्लम हुई, किसको? मॉरिशस को। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ट्री स्पीसीज का क्या नाम था? डोडो। पहले तो उस बर्ड का क्या नाम था? डोडो। अभी आ जाए ऑप्शन में कि डोडो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बर्ड है दैट वाज इंडेमिक टू द आइलैंड ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस में ही मिलती थी बस। चलो ये पुराना है, कितना ही है ना, देखें क्या मतलब हुआ इसको देखने का। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं कि डोव्स आर स्मॉल टू मीडियम साइज बर्ड। डोव्स भी क्या है? बर्ड है। दैट आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, पूरे दुनिया में मिलती है। दे आर टिपिकली सीड ईटर्स बट सम स्पीसीज ऑल्सो ईट इंसेक्ट और फ्रूट्स। कंडोर्स आर लार्ज सोरिंग बर्ड्स, ये भी बर्ड्स है। और स्कुआज, ये भी क्या है? सी बर्ड्स है। एक काम करते हैं, तीनों का इमेज देख लें क्या? बोलो जल्दी, देख लिया जाए। चलो देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं डोडो। डोडो बर्ड, डोडो बर्ड। ओके, ये है डोडो बर्ड। आपको दिख रहा होगा, ये है क्या? डोडो बर्ड। क्या हुआ? एक्सटिंक्ट हुआ, दैट्स वाई ऐसा मिल रहा। कहाँ पे? म्यूजियम टाइप में ऐसा मिल रहा, डोडो बर्ड। ओके, और बाकी क्या है? डोडो बर्ड के अलावा है डोव्स। डोव्स देखते हैं, डोव्स। डोव्स बर्ड, बर्ड ऑफ पिजन फैमिली, है ना। नेम पिजन एंड डोव्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। ओके, ये देखो, पिजन फैमिली। ओ, इसको बोलते हैं डोव्स या पिजन, है ना। इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे की जगह पे। अगला कोंडोर्स। कोंडोर्स देखते हैं, कोंडोर्स। कोंडोर्स, ठीक है। अब बर्ड्स कर देते हैं, ठीक है। कोंडोर्स बर्ड्स, तो आप ये देख सकते हो, ये है कोंडोर्स बर्ड। ये तो बाज जैसा लग रहा है ना, ठीक है। ये हुआ क्या? कोंडोर्स बर्ड। अब देख लो अच्छे से, कोंडोर्स बर्ड्स। ओके, अगला है स्कुआज। स्कुआज, स्कुआज, स्कुआज बर्ड। ओके, हाँ, बी हो गया बस, बर्ड की जगह, बर्ड की जगह। ओके, ये रहा ऐसा। इसका वो बोलते हैं प्रीडेटरी सी बर्ड्स। ठीक है, क्या है? सी बर्ड्स है। सॉरी, आई होप कि आपको सारे के सारे, चारों के चारों एकदम क्लियर होंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, क्योंकि बहुत पुराना चीज़ है। अभी अगर लेटेस्ट का होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हैं। सो एवरीबडी, आगे बोल रहा कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल एसेट्स एंड रीजन। ठीक है, बताइए आपको। पहला है मैनग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन बॉर्डरिंग सर्टेन सी कोस्ट। बिल्कुल ठीक है। दे स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज अ बल्क वार अगेंस्ट इनक्रोचमेंट्स बाय द सी। एकदम बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि सब उसके किनारे किनारे इतने सारे, है ना, मैनग्रोव मतलब पेड़ उग जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? स्टेबलाइज कर देते हैं शोर लाइन और एक्ट करते हैं एज अ बलवर्क अगेंस्ट इनक्रोचमेंट बाई सी। पहला भी सही, दूसरा भी सही और करेक्ट रीजन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। मतलब एसेसन भी सही, रीजन भी सही, है ना, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार स्टेटमेंट। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 कौन कौन सा इंक्लूड करता है, बताना। अफॉरेस्टेशन इन डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन रिप्लांटेशन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में, ओके, इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं, पता नहीं। Encouraging wood substitute and supplying other type of fuel, एकदम सही। Promotion of the wide use of insecticide and pesticide to restrict the loss of forest area from degradation caused by the pest and insect। नहीं, ऐसा तो कुछ इंसेक्टिसाइड यूज वगैरह करने का था नहीं, है ना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में। तो चौथा तो हो नहीं सकता। तो अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाएं तो पहला गया, ऑप्शन सी गया, बचा कौन सा? या तो दूसरा चौथा होगा। अच्छा, ये भी गया, तो बचा क्या? आंसर आ गया 1 2 3। मतलब दूसरे में जो डाउट था हमें कि रिफॉरेस्टेशन एंड रिप्लांटेशन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ये भी सही है। ठीक है, ओके, तो पहला दूसरा तीसरा सही हो गया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोग्राम, क्या क्या? ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, उसके साथ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी डज नॉट इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ द वाइड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। दैट्स वाई चौथा ऑप्शन गलत था। यहाँ पे है इंपॉर्टेंट टिप्स में, ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 क्या क्या?
एक है इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, अगला डेजर्ट एंड कोस्टल प्रोटेक्शन, अफॉरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री, लिवलीहुड सपोर्ट, इनहेंस प्रोडक्टिविटी, इफिशियंट यूटिलाइजेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन। ये सब मेंस के में इस्तेमाल करने लायक कीवर्ड्स हैं ना, तो इसको आप ध्यान में रखना, चाहो तो डिटेल में आप पढ़ सकते हो। ये बोला कि मोनोकल्चर ऑफ कमर्शियली वायबल ट्रीज इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिक नेचुरल प्रोफाइल ऑफ डैश, ठीक है। थॉटलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टिम्बर, डिफॉरेस्टिंग वास्ट ट्रैक्ट्स फॉर पाम कल्टीवेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रोव, इलीगल लॉगिंग बाय ट्राइबल एंड पोचिंग ओनली कंपाउंड द प्रॉब्लम। फ्रेश वाटर पॉकेट्स आर फास्ट ड्राइंग अप ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ये कब का है? 1995 का है, तो क्यों इतना पढ़े? तो ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन है आई थिंक सुंदरबन का, ठीक है। तो सुंदरबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बहुत पुराना है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। अगला, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकरिंग। सबसे ज़्यादा है ना डाइवर्सिटी कहाँ पे मिलता है? तो वो मिलता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, हेवीली पॉल्यूटेड रिवर में तो मिलेगा नहीं, डेजर्ट है सवाना में भी नहीं, टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल में जो है ना सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों, समझते हैं। The greatest diversity of animal and plant species occur in the tropical moist forest. The tropical receive direct sunlight, एक तो sunlight अच्छे से मिलती है उन्हें, और टेम्परेचर भी है ना नॉमिनल रहता है, और थ्रू आउट द ईयर पानी भी मिलता रहता है बारिश की वजह से, है ना। तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। क्या बोलते हैं कि 77% to 88%, नहीं, वार्म एंड ह्यूमिड एयर विथ ह्यूमिडिटी लेवल, ये ह्यूमिडिटी लेवल है ना 77 से 88%। This moisture-rich atmosphere lead to frequent and substantial rainfall spanning from 200 से 1000 सेंटीमीटर, मतलब सोचो इतना ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे। Remarkably, tropical rainforests generate up to 75% of their own precipitation through evaporation and transpiration, ठीक। This abundant sunlight and moisture serve as the fundamental component supporting the rich diversity of flora and fauna found in the tropical rainforest। एकदम आसान। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख सकते हैं हम कि अमेजन रेन फॉरेस्ट स्टैंड्स एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, होस्टिंग एन एक्सेप्शनल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। इट हैज एस्टिमेटेड 40,000 प्लांट स्पीसीज। उस टाइम की बात है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते इस पे, चाहो तो आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। ओके, एक मिनट, हाँ ठीक है, पुराना ही है, मुझे लगा नया तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री स्विमिंग मैक्रोस्कोपिक एनिमल इज एन एक्वेटिक एनवायरमेंट एज रिफर्ड टू एज। फ्री स्विमिंग मैक्रोस्कोपिक एनिमल क्या होता है? प्लैंकटन होता है, पेरीफाइटन या फिर बेंथोज या फिर नेक्टॉन। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, प्लैंकटन होता है। बाकी भी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, ये नेक्टॉन होता है। क्या फ्री स्विमिंग मैक्रोस्कोपिक एनिमल क्या होता है? नेक्टॉन होता है। वन बाय वन हम सबको देखेंगे, डोंट वरी। तो फ्री स्विमिंग मैक्रोस्कोपिक एनिमल इन एन एक्वेटिक एनवायरमेंट आर रिफर्ड टू एज नेक्टॉन। Nekton includes organisms that actively swim or move in the water column, such as fish, turtle, whales, dolphin, or squids. These organisms are capable of independent movement and are not passively carried by current like plankton. Plankton क्या होते हैं? Are microorganism or small floating organism that drift with the current. जो current के साथ है ना, बहाव के साथ फ्लो कर जाते हैं। They are divided into two main groups, क्या क्या? Phytoplankton और zooplankton. Phytoplankton are plant-like organism, while zooplankton are animal-like organism. अब phytoplankton क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, वो अपना खाना वहां से लेते हैं। zooplankton उन पर रिलाई करते हैं, क्यों? क्योंकि एनिमल-लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। पेरीफाइटन की बात करें तो आर अटैच्ड ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द सबमर्ज्ड सरफेस इन फ्रेश वाटर। दे इंक्लूड एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और ऑर्गेनिक डेब्रिस। बेंथोस क्या होते हैं? वो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट लिव in or near the bottom of a sea, river, lake or stream. They include algae, bacteria, fungi, invertebrates and vertebrates. Next, the following item consist of two statement। फिर से भाई, पहला ये है chameleon। chameleon changes its skin color to match। chameleon मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको? अरे जो अपना कलर बदलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गिरगिट, गिरगिट, हाँ। गिरगिट चेंज इट्स स्किन कलर टू मैच विद द कलर ऑफ द सराउंडिंग। बिल्कुल सही बात है ना, ये फेमस भी है।
दूसरा, द स्किन ऑफ कैमेलियन इमिट्स लाइट ऑफ द कलर ऑफ द सराउंडिंग थ्रू फ्लोरोसेंस। देखो फ्लोरोसेंस बोला, ये गलत है। दूसरा, पहला सही दूसरा गलत, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट 1 सही, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। अब देखते हैं ऐसा क्यों। पहला स्टेटमेंट पता ही चल गया आपको कि इस एडॉप्शन को हेल्प देम कैमोफ्लेज एंड ब्लेंड इन विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि कैमेलियंस चेंज कलर बाय चेंजिंग द स्पेस बिटवीन द ग्विनिन क्रिस्टल्स। ठीक है, which changes the wavelength reflected of the crystal. When chameleon changes color, its nanocrystal pigment cell beneath the skin expand or shrink according to the red, yellow and other color pigments are modified, which leads to the change in color, so that's not fluorescence. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन सेकंड गलत क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस प्लांट याद करो, कार्निवोरस का मतलब क्या है? इंसेक्ट वगैरह को खा जाते हैं। प्लांट्स हैं लेकिन इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं। तो ऐसे प्लांट होते हैं सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट। ठीक है, देखो वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट को तो आपने देखा ही होगा लोअर क्लास के किसी न किसी बुक में। सनड्यू को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सनड्यू प्लांट, सनड्यू प्लांट ये रहा आपके सामने सनड्यू प्लांट्स, है ना। तो ये क्या होता है? इंसेक्ट ईटिंग होता है, मतलब कार्निवोरस होता है। आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख ही लिया, है ना। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल इज वार्म ब्लडेड। याद कीजिए, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड आपने पढ़ा होगा, तो इनमें से कौन सा बोल रहा है कि वार्म ब्लडेड होता है? तो पीकॉक और कैमल जो है वार्म ब्लडेड होता है। बाकी सबके सब क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, जैसे स्नेक हो गया, ये भी कोल्ड ब्लडेड होता है। क्रोकोडाइल हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, है ना, डॉग फिश हो गया, ये सब के सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लेकिन पीकॉक, कैमल, मैमल्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब के सब वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या हुआ कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, बल्कि कोल्ड ब्लडेड नहीं कर सकते हैं। रेगुलेट कर सकते हैं का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर ठंडी आ गई, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी की एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश? ट्रू फिश एज पर द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ट्रू फिश जो है वो होती है इसमें से आई थिंक सिल्वर फिश होती है ना। ऑप्शन ए देख लेते हैं आंसर एक बार। सॉरी, गलत हुआ, माफ कीजिएगा। फ्लाइंग फिश को है ना ट्रू फिश बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका डिफिनेशन है। एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके इमेज पे हम आते हैं। ठीक है, अ ट्रू फिश इज अ मेंबर ऑफ द क्लास एक्निटोपेटेरिगी, एक्निटोपेरिगी, which include all fish with bony skeleton and paired fins। मतलब उनमें bony skeleton हो और paired fins हो। Flying fish are true fish because they have bony skeleton, paired fins और gills। अब देख लेते हैं एक बार इमेज इसका, किसका? फ्लाइंग फिश का। ओके, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश ये रहा आपके सामने फ्लाइंग फिश। ठीक है, ये क्या है? एक ट्रू फिश है। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें गिल्स भी होता है, सॉरी फिन्स भी होता है, और एक स्केलेटन, बोनी स्केलेटन भी होता है। ओके, देखो इसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये है फ्लाइंग फिश। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो सैंडलवुड प्लांट पार्शियल रूट पैरासाइट, ठीक है। कैस्केटा पैरासाइट, और नेपेंथीज कार्निवोरस होता है। मशरूम जो है ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, ये डेटिवोरस होते हैं। डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। दैट्स वाई मशरूम। डी वाला गलत हो गया, गलत ही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन हो गया डी, है ना। ओके, तो देख सकते हैं कैस्केटा कॉमनली नोन एज डोडलर इज अ पैरासिटिक प्लांट है दैट लैक्स क्लोरोफिन एंड ऑब्टेन इट्स nutrients by attaching itself to the stem of the host plant and extracting nutrients from them। बाकी भी आप देख ही सकते हैं। ठीक है, सी भी करेक्टली मैच है कि नेपेंथीज इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल पिचर प्लांट। अभी देखा हमने पिचर प्लांट क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है। दैट्स व्हाई कार्निवोरस प्लांट होता है। मशरूम जो है सॉरी ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। दे आर पार्ट ऑफ द फंगाई किंगडम एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर और बाय फॉर्मिंग सिम्बायोटिक रिलेशन विद द प्लांट्स। Mushrooms are not capable of photosynthesis and rely on external sources for their energy and nutrients। I hope कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, among the following animals choose the one having 3 pair of legs। 3 पेयर ऑफ लेग किसमें होता है? आपने स्पाइडर में देखा है क्या? नहीं,
स्कॉर्पियन में भी नहीं, बग मतलब इंसेक्ट वगैरह इसमें ही होता है, ये करेक्ट हो गया। माइट में भी नहीं होता, तो बग में होता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि द एनिमल दैट हैज 3 पेयर ऑफ लेग इन एन इंसेक्ट। अब इंसेक्ट देख ही लेते हैं इमेज कैसा दिखता है, 3 पेयर है ना, 3 पेयर्ड इंसेक्ट, 3 पेयर्ड इंसेक्ट, ओके 3 पेयर्ड इंसेक्ट, इंसेक्ट ये देखिए 3 पेयर्ड इंसेक्ट, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, इसको बग भी बोलते हैं है ना। तो इसके तो कितने सारे पैर दिख रहे हैं, 3 पैरों वाला कहाँ है, ओके 3 पैरों वाला दिख रहा है क्या आपको, फिर कोई, मेरे को तो अभी तक नहीं दिखा, बहुत सारे पैर दिख रहे हैं मेरे को है ना। ओके एवरीबॉडी, तो 3 पैरों वाला बोला है तो कोई ना कोई तो इंसेक्ट होता ही होगा, इतने सारे इंसेक्ट है कि नहीं। अच्छा इसमें है बहुत सारे, देख लेते हैं, कोई ना कोई तो होगा। ओके ओके, ये वाला दिख रहा क्या, कैट फ्ली जो है, यहाँ पे देखो ये वाला है ना, ठीक है, तो कोई ना कोई तो होगा ही एवरीबॉडी है ना। तो ये क्या हो गए, बग्स जो होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, उनमें 3 पेयर्स होता है। अच्छा 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 पेयर्स का मतलब 3 टू जा 6, तो टोटल 6 वो लेग्स देखने हैं हमें है ना, तो बहुत सारे में देखा हमने राइट। तो ये हो गया इंसेक्ट में आंसर। तो आई होप कि यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियरिटी होगी आपको, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अच्छा कुछ पुराने क्वेश्चन थे जो आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं है, तो इसलिए उन पर उतना टाइम स्पेंड नहीं किया है ना। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, और वैसे भी नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि कोई स्टैटिक है ना, स्टैटिक डेटा होता है जो अभी चेंज नहीं हुआ है, तो वो काम में आ जाता है, वो सारे तो हमने देखे ही राइट। तो इसलिए आपको ध्यान देना है वो सारे के सारे फैक्ट्स और स्टेटमेंट पे जो हमने बहुत ही बाकायदा अच्छे से किए। आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो जैसा कि हर लेक्चर के लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए है कि when everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off the against the wind, not with it। कहने का मतलब ये है, जब आपको लगे कि जीवन में आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है ना, एक से बढ़ के एक खराब चीजें हो रही है, तो आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि जो प्लेन होती है ना, वो हमेशा विंड है ना, हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ान भरती है। कहने का मतलब कि जब आपके आपकी परिस्थितियां ऐसी हों कि बहुत ही ज्यादा दुखदाई हालात है, सब कुछ गलत जा रहा है ना, सब कुछ गलत हो रहा है, तो आप समझो कि आप इसके अगेंस्ट में आप अपनी क्या कर रहे हो, उड़ान भर रहे हो है ना। तो अगर आप उसके अगेंस्ट में ही उड़ान भरते हो, तभी कहते हैं कि आप बेहतरीन जगह पे पहुंचोगे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, हेनरी फोर्ड जी ने ये बोला है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को है ना एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। टिल देन लड़ते रहिए अपनी किस्मत से, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।